मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल 18 मिसलेनियस का पहला एग्जाम्पल। और मिसलेनियस अगर आ गई तो समझ लो अब क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही ठीक ठाक होगा, बढ़िया लेवल क्वेश्चंस होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ R1 एंड R2 दो रिलेशन है और ये पहले से ही गिवन है, इक्विवेलेंस है, मतलब ये दिमाग में लेके चलना भाई, तो गिवन है ये इक्विवेलेंस, तो हमको प्रूव करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 ऑल्सो इक्विवेलेंस, ये हमको प्रूव करना है कि वो भी इक्विवेलेंस है। चलो जी, पहले तो इसके क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। कह रहे सपोज एक सेट ए है और उसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3। अब एक रिलेशन R1 है और एक R2 और ऐसे हैं कि ये इक्विवेलेंस है। तो एक बात सुनो भाई साहब, आप बताना क्या इक्विवेलेंस नहीं है ये? इक्विवेलेंस है ये, पढ़ा है भैया। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है वो हमारा इक्विवेलेंस होता है। तो R1 इक्विवेलेंस है। एक और लो इक्विवेलेंस, मान लिया भैया 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 और 2, 1, ये भी हमारा इक्विवेलेंस है, चेक कर लो। ठीक, इक्विवेलेंस का मीनिंग फिर से था, अगर तो भूल गए यार तो मतलब ऐसे रिलेशन पहले वाला कैसे कोई, हाँ ट्रांजिटिव देखो 1, 1 ट्रांजिटिव पूछ रहा है ये 1, 1 खत्म किस पे होगा? बंदे को स्टार्ट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 पे खत्म होगा, 2 से को स्टार्ट होगा नहीं ना, ठीक है। चलो अब मैं आपसे कहता हूँ कि R1 इंटरसेक्शन R2 बताता हूँ क्या होगा। जो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, 1 2, 2 और 3, तो क्या इक्विवेलेंस नहीं है ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके के दिखा दिया, बट क्या मैं प्रूफ करो। ये सेट ए में 3 एलिमेंट थे, अब कह रहे हैं बाई चांस वो सेट हो रियल नंबर, तब कब तक चेक करोगे? तो प्रूफ करो। कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से फॉर रिफ्लेक्सिव जैसे अभी तक करते आए हैं। बस दिमाग में ये लेके चलो कि R1 R2 हमको इक्विवेलेंस गिवन है। तो मैंने कहा अगर कोई एक एलिमेंट ए है वो भाई साहब बिलोंग करता है सेट ए में, ठीक है, तो पक्की बात है कि A, बिलोंग करेगा R1 में और A, बिलोंग करेगा R2 में। आप कहोगे सर कैसे? R1 R2 इक्विवेलेंस गिवन है, और इक्विवेलेंस अगर कोई रिलेशन गिवन है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ना वो। तो अगर जैसे देखो सेट ए में 1 एलिमेंट था ना, तो 1 R1 में भी R2 में भी है, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। तो अगर A, R1 में भी है R2 में, तो क्या भाई साहब फिर A, R1 इंटरसेक्शन R2 में नहीं बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा यार, देख लो। सो R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ रिफ्लेक्सिव। बताओ, पक्की बात है ना? फॉर सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होता था कि जो प्रूफ करना होता था सिमेट्रिक में, उसमें A, B को हम लेट कर लेते थे कि A, B उस रिलेशन में है, और फिर हम लोग प्रूफ करते थे क्या B, A है उसमें। अगर B, A है उसमें तो वो क्या होता था? सिमेट्रिक। तो अब हम यहाँ क्या लेट करेंगे? A, B है ना, वो पहले से R1 इंटरसेक्शन R2 में है। अब चेक करेंगे कि B, A अगर मिल जाए तो हम कहते हैं भाई साहब कि ये यस और नो। चलो जी, तो अगर एक बात सुनो, A, B R1 इंटरसेक्शन R2 का मीनिंग क्या हुआ कि A, B R1 में भी बिलोंग कर रहा है एंड A, B, पक्की बात है, यस और नो। अच्छा R1 हमारा इक्विवेलेंस है, यस और नो। इक्विवेलेंस हुआ मतलब सिमेट्रिक होगा वो। तो अगर A, B R1 में है तो पक्की बात है B, A भी R1 में होगा, क्योंकि वो तो इक्विवेलेंस गिवन है ना। ऐसे ही B, A भी किस में बिलोंग करेगा? R2 में। तो B, A अगर R1 में है और B, A R2 में भी है, तो क्या B, A R1 इंटरसेक्शन R2 में नहीं होगा? कितना मजा आ रहा है, ऐसे अलग करते रहो, बहुत सिंपल है कंसेप्ट, समझो। जिस बालक ने ना किसी भी लेवल की मैथ्स का अगर इंट्रो समझ लिया, बेसिक चीज़ें समझ ली, फिर मैथ्स का कितना भी हार्ड क्वेश्चन सब हो जाएंगे। तो B, A बिलोंग करेगा, सो ऑल्सो सिमेट्रिक। अच्छा अब आ जाओ फॉर ट्रांजिटिव। अब इसमें क्या होता था? 2 लेट करते थे
कि A कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में एंड B कॉमा सी बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2। अब चेक करेंगे A कॉमा सी है या नहीं, ये सुनो। अब एक बात सुनो, अगर A कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो पक्की बात हम क्या लिखेंगे, A कॉमा बी किस में होगा, R1 में भी होगा एंड A कॉमा बी हमारा किस में होगा, R2 में होगा। एंड अब देखो भैया B कॉमा सी बिलोंग करेगा R1 में भी एंड B कॉमा सी बिलोंग करेगा R2 में भी। पक्की बात है। R1 वाले एक तरफ ले लो, R1 और R1। A कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R1 में एंड B कॉमा सी किस में बिलोंग कर रहा है, R1 वाले पास ले लिए एंड अब R2 वाले पास ले लो। क्यों लिए अभी पता लग जाएगा। अब एक बात सुनो, R1 हमारा क्या है, इक्विवेलेंस। A कॉमा बी बिलोंग कर रहा है R1 में, B कॉमा सी बिलोंग कर रहा है R1 में, तो क्या A कॉमा सी सिंपल सी बात, तो क्या A कॉमा सी नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा R1 में। एंड अब यहाँ से देखो A कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और B कॉमा सी, तो क्या A कॉमा सी नहीं होगा, हाँ जी भाई साहब बिल्कुल होगा। तो फाइनली हम क्या बोल देंगे, A कॉमा सी बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2, सो इट इज़। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आपको, अभी पढ़ा है तो अभी तो समझ आ जाएगा, ये 1-2 घंटे तक रहेगा इसके दिमाग में। 2 दिन बाद कहोगे यार कुछ था तो ऐसा ही R1 R2 वाला कुछ था, हाँ था, क्वेश्चन तो है। 7-8 दिन बाद ये डाउट में रहेगा कि सिलेबस में था कि हट गया है। रिवीजन अगर मैथ्स में नहीं होगा, रिवीजन अगर मैथ्स में नहीं करोगे, आज पढ़ाए ना तो आज ही जाके इसके नोट्स बन जाएं तो ठीक है। और अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको आती हो। तो कोई डाउट है तो बताओ। पक्की बात समझ आए ना सभी को, बहुत अच्छी बात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, मिसलेनियस के तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब ये सोचो कि आप लोगों ने चैप्टर बहुत अच्छे से किया, फिर भी इस क्वेश्चन में एक्चुअली मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा है। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि बच्चों को मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा, फिर सॉल्व क्या ही करेंगे। तो चलो पहले तो इसका मतलब समझते हैं, पहले इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ कराता हूँ, फिर जनरल प्रूफ करेंगे। ठीक, क्या कह रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ए। सेट ए के साथ एक रिलेशन है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय दिस और दिस। अब देखो क्या है, क्या है एक्चुअली में बकवासगिरी कर रहे हैं, लैंग्वेज होता पे। एक सुनो, एक रिलेशन है, सपोज एक एलिमेंट है ए, एलिमेंट का सेट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है। अब कह रहा है कि आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ए। अच्छा, रिलेशन के लिए कितने सेट चाहिए होते हैं, 2 सेट चाहिए होते हैं। तो दूसरा सेट क्या, जब कुछ नहीं बोला जाता दूसरा सेट भी ए ही हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, तो चलो सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालो। तो क्या आएगा, 1,1 1,2। अब आप कह रहे सर आपने ये क्यों निकाला, यहाँ तो कहीं बोला ही नहीं गया। मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक चीज़ समझा रहा हूँ। कह रहे हैं जो रिलेशन है ना वो सेट ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर के साथ है। अब ऑर्डर्ड पेयर कब आते हैं रिलेशन में, रिलेशन आपको पता है ना, फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, वो सेकंड चैप्टर में 11th क्लास में। जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, अब यहाँ दूसरा सेट भी यार ए ही है, ए क्रॉस ए ले लिया, तो रिलेशन है वो इन्हीं से ही तो निकल के आएगा। ठीक, और वो रिलेशन कैसा है, और वो रिलेशन कैसा है कि आपने 2 ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर ये रहा और एक ऑर्डर्ड पेयर ये रहा, और इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर लेने आपको कि एक्स वी का मल्टीप्लाई किया जाए और वाई यू का मल्टीप्लाई किया जाए तो बराबर आ जाए। अगर आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर छांट लेते हैं, ठीक है, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो जो रिलेशन आएगा वो इक्विवेलेंस होगा। ये प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले मैंने ए क्रॉस ए क्यों निकाला, इसको समझ लो, क्योंकि भाई यहाँ पे बोला गया था ऑर्डर्ड पेयर्स, और ऑर्डर्ड पेयर कब आते हैं सेट के, जब सेट का सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अब हमको रिलेशन बनाना, रिलेशन कैसा चेक करना है कि कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर जिनका फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई और 2 और 3rd का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर आए, चेक करो। अब जैसे सपोज मैं इन 2 को लेता हूँ, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, 1 का 1 के साथ 1, नहीं बात बनी। अब इसका इसके साथ करो, 1 का 1 के साथ, नहीं बात बनी। अब इसका इसके साथ करो, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, बात बन गई भाई साहब।
तो मैंने क्या लिख दिया 1,1 और 2,2 और देखो कुछ नहीं बना, केवल इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से यही दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप बताओ क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है? बिल्कुल है। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट थे 1 और 2, तो 1,1 2,2 रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक 1,1 का उल्टा 1,1 सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव 1 पे खत्म है, 1 से कोई स्टार्ट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है? ट्रांजिटिव। तो ये प्रूफ करना है। अभी तो ये मैंने केवल एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। ये क्यों एग्जांपल इसलिए दिया, बच्चे लोग इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं पाते एक्चुअली में। तो अब कुछ नहीं है, कंसेप्ट समझिए थे, क्वेश्चन बोल के यार डस्टर कहाँ गया यार। ठीक, अब देखो इसका प्रूफ कैसे करें। अब तो बच्चों वाला प्रूफ है। अब देखो, अब यहाँ बात आ रही है ऑर्डर्ड पेयर की, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ लिखो फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव इस पर ठीक है। चलो छोड़ो, अब इसमें क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि ए क्रॉस एक ही बात हो रही, तो अब एक ऑर्डर्ड पेयर को लेट करना पड़ेगा। मैंने ए कॉमा बी, एक मैंने क्या किया? ऑर्डर्ड पेयर को लेट कर लिया। अब एक बात सुनो, मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर को लेट कर लिया, ठीक है भैया। अच्छा, अब ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो। रिफ्लेक्सिव में होता क्या है? अगर आपको याद आ रहा हो, अगर ए किसी सेट में है तो ए कॉमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए था, सही था ना। तो अब आप एक पूरे ए को ये कंसीडर कर लो, यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे ए कॉमा बी, और रिलेशन कौन सा इनके बीच में? आर ए कॉमा बी। हम ए कॉमा बी का ए कॉमा बी के साथ ही निकालेंगे, क्योंकि क्या होता था? ए कॉमा ए उस एलिमेंट्स का उसी एलिमेंट्स के साथ, बट यहाँ जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि ए क्रॉस ए की बात कर रहे हैं। जैसे एक बात सुनो, एक सेट है 1 2, तो 1 और 2 क्या है? एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ए क्रॉस ए है, मान लो 1,2 है या 2,3 है, अब ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है ना। अब चेक करो, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी, और बी का इसके साथ, सही बात है भाई, ये तो बराबर है। ए बी बराबर बी होता है, कहाँ पढ़ा है? लॉज ऑफ कम्यूटेटिव पढ़ा है ना, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है ना हम लोगों ने। क्या कहता था कि ए बी इंटू बी बराबर होते हैं, तो ए बी बराबर बी आए, मतलब सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा क्या होगा भैया? रिफ्लेक्सिव होगा। चलो अब आ जाओ फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? एक को लेट करेंगे और दूसरे को प्रूफ करेंगे। फॉर, अब देखो सिमेट्रिक में क्या था, आपको याद आ रहा होगा कि ए कॉमा बी उस रिलेशन में है, ऐसा लेट कर लेते थे, फिर बी कॉमा ए दिखाते थे। तो एक एक क्या है? एलिमेंट है। तो यहाँ पे एलिमेंट हमने क्या ले लिया? ए कॉमा बी पूरा एक एलिमेंट है, और उसका रिलेशन है मान लो सी कॉमा डी के साथ, ये हमने लेट कर लिया है। यस और नो? यहाँ आप समझो, यहाँ पे बात एक ऑर्डर्ड पेयर की हो रही है, तो एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर माना जाएगा। तो हमने ए कॉमा बी रिलेटेड सी कॉमा डी से, ऐसा हमने लेट कर लिया। अब प्रूफ करना क्या है कि सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी से, ये तुमको भैया लेट प्रूफ करना, हमने ये लेट कर लिया था। अब आ जाओ, ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? डी के साथ। बी का किसके साथ होगा? सी के साथ। कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहीं से लॉजिक है भैया, देखो समझेंगे। क्या ए डी बराबर बी सी है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी सी बराबर ए डी, ऐसे लिख सकता हूँ? आगे पीछे लिख दिया। 2 जैसे x बराबर 2 है या 2 बराबर x, बात तो एक ही है। अब हमारा टारगेट क्या? सुनो अब समझना, ये अगर a कॉमा बी हमने लेट किया है तो टारगेट क्या है कि b कॉमा a को दिखा दें उसी के अंदर है। यस और नो? तो हमारा टारगेट क्या, यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि CD का रिलेशन हो जाए a कॉमा बी से, यही तो दिखाना चाह रहे हैं। मतलब CB बराबर DA, यही तो हमको प्रूफ करना है। तो CB बराबर D। अब देखते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, भाई साहब ये तो BD हो रहा है, और BD तो हमें लाना नहीं है, समझ रहे ना। हमको क्या लेके आना है? CB और DA। अब एक जुगाड़बाजी करो, क्या इस CB को, क्या इस BC को CB लिख सकते हैं भैया? एक ही तो बात है। अब चेक करो, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? डी के साथ। फिर भी भैया बात नहीं बन रही है, अब क्या किया जाए? तो यही चीज़, इसीलिए मैंने पहले से ही ला के ये चीज़ रख दी है कि हमको लाना तो अल्टीमेटली यही है। क्लियर है? तो अब देखो भैया कैसे बनेगा, जुगाड़बाजी हम करेंगे। तो अब देखो, ए का मल्टीप्लाई डी के साथ ए डी बराबर बी सी, ये तो हो गया। और ये हमारे पास गिवन है, ये चीज़ हमारे पास क्या है डियर?
गिवन है, इसका हमको यूज़ करना है। अब AD को DA लिख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक होगा, और BC बराबर DA। अब चेक करो कुछ बात बनी, A, B है ना, ये CB बराबर DA, हमारा CB बराबर DA हो गया, हम लोग उसी में देख रहे हैं। तो CB बराबर DA हो गया। अगर CB बराबर DA हो गया तो क्या हम इसका मतलब ये लिख सकते हैं CD रिलेटेड टू A, B, यस और नो? नहीं बात समझ आई? ये तो लॉजिकल है, इसीलिए मिसलेनियस भाई साहब ये गिवन है। तो अगर ऐसा है सो इट इज सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव में तो और मजा आने वाला है। अब समझो क्या, A, B का रिलेशन C, D से लेट किया और सॉल्व करने के बाद दिखा दिया C, D का रिलेशन भी A, B से है। क्लियर है? अब आ जाओ फॉर ट्रांजिटिव। कोई दिक्कत हो रही है क्या? बताओ, नहीं बताओ यार, कुछ लग रहा है क्या? क्योंकि थोड़े लॉजिकल थे बट करने पड़ेंगे यार। फॉर अब आ जाओ ट्रांजिटिव, इसमें दो बार लेट करते हैं तो क्या याद आ रहा है कि A, B बिलोंग करता है उस रिलेशन से और B, C बिलोंग करता है उस रिलेशन से। फिर हम चेक करेंगे कि A, C बिलोंग करेगा उस रिलेशन, यही तो था। अब A यहाँ पे एलिमेंट है बट यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर। तो A की जगह क्या लिखे मालूम है, A, B का जो रिलेशन है वो हमने किसके साथ ले लिया, C, D के साथ, एंड C, D का रिलेशन हमने ले लिया E, F के साथ। ठीक है, चलो भाई, इसका मतलब इसके साथ AD इज इक्वल्स टू BC एंड CF इज इक्वल्स टू, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई। अच्छा, प्रूफ करना क्या है कि A, B का किसके साथ हो जाए, A, B का रिलेशन किसके साथ हो जाए, मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, AF इक्वल्स टू BE, ये तो प्रूफ करना, ये दिमाग में लेके चलो। चलिए अब ऐसा करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं इनका? मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो LHS का मल्टीप्लाई LHS से RHS का, तो AD का उल्टी CF के साथ, तो ADCF और BC का मल्टीप्लाई DE के साथ। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है भाई साहब, कुछ कैंसिल जरूर होगा। क्या कैंसिल हो रहा है? C और D। AF इज इक्वल्स टू, आ गया, AF इक्वल्स टू, अगर B है तो इसका मतलब क्या, A, B का जो रिलेशन है भाई साहब वो किससे, E, F से। सो इट इज, मतलब ये है लॉजिक नहीं, बस यहाँ पे एक एलिमेंट था, उस एलिमेंट के एक ऑर्डर्ड पेयर को लेट कर लो, बस इतना ही है इसमें। क्लियर? तो भैया देखो कर लो यार, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे अगर ये आए मिसलेनियस में, और अब तो वैसे भी सिलेबस बहुत कम हो गया तुम्हारा। कोई डाउट है तो बताइए। सिमेट्रिक, देखो ये कह रहे हैं सिमेट्रिक में क्या होता है कि हमने A, B बिलोंग किया है रिलेशन R में, ऐसा लेट कर लिया। अब प्रूफ करेंगे उसका उल्टा कि B, A है उसमें है या नहीं है। तो A, B का रिलेशन C, D से ऐसा हमने लेट कर लिया। जब लेट कर लिया तो AD और BC ये बराबर हो गए हमारे। अब इनको हम क्या करते हैं कि आगे पीछे लिख सकते हैं, AD था उसे DA लिख लिया, BC को हमने ऐसे ही रहने दिया। अच्छा, और DA बराबर BC या BC बराबर DA, बात तो एक ही। अब देखो BC बराबर DA, हमको लाना क्या था, इसका उल्टा। तो CD का रिलेशन AB से, तो C का मल्टीप्लाई B के साथ क्या हो गया, CB, और A का मल्टीप्लाई D के साथ क्या हो गया, AD, आ गया बराबर। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। क्लियर है? ये बस लॉजिक है, इसको आगे पीछे करने का, और कोई ऐसी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, अब देख लो कोई डाउट है तो। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन एग्जाम्पल 20 हैं। अच्छा क्वेश्चन देखिए, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत? गुड, यही तो मज़े भाई साहब चैप्टर बन के। वो तो कहो आप लोग बहुत लकी हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हट चुके थे, कंपोजिशन वगैरह कहाँ, बहुत सिंपल है। लेकिन चलो ठीक है, जो पढ़ते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे अगर ये कह रहे प्रूफ करो कि R1 बराबर R2 है, वैसे तो आपको देखकर ही पता लग गया होगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, R1 R2 है बराबर। लेकिन कैसे, इसको देखो जरा, क्या रहे हैं। कह रहे हैं सेट है X, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब R1 एक रिलेशन है X को लेके, वो क्या है कि X माइनस वाई, दोनों जो नंबर X और Y
वो सेट एक्स से होने चाहिए और उनका जब आप डिफरेंस करो इज डिविजिबल बाई 3, मतलब 3 से वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए वो, ठीक है सर। अच्छा, और R2 भी एक दूसरा रिलेशन है, वो भी x के साथ है, वो इस तरीके से दिया गया है। ये बच्चे लोग समझ ही नहीं पाते हैं, फिर कह रहे हैं प्रूफ करो R1 बराबर R2। चलो पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से प्रूफ कराता हूँ, फिर ज़्यादा बोर्ड में करके आते हैं बस, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि यार कम से कम क्वेश्चन का मीनिंग तो समझो, सॉल्यूशन तो कुछ है ही नहीं खैर इसका। चलिए पहले R1 रिलेशन के एलिमेंट्स बनाते हैं। देखो x और y दो लेने हैं आपको, कैसे लेने हैं, जिनका डिफरेंस डिविजिबल बाई 3 हो। तो यार हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। तो एक बार देखो 1,4 होगा, 1 से 4 को माइनस करो, -3 आया, और -3 में तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए आ जाइए। अब एक देखो भाई साहब 1,7, ठीक है, बहुत खुशी की बात। अब देखो 4,7, यस और नो, और अभी इनका उल्टा भी कर देंगे कि उल्टा भी तो हो जाएगा ना, 4,7 है, 7,4 भी, तो पहले एक तरह से हम लोग करते हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ देखो 2,5 और 5,8 और 2,8 5,2 तो हो, चलो उल्टा तो बाद में कर देंगे। और देखो और कुछ हो रहा है, 6 कहाँ है इसमें, अच्छा मैं तो अभी इसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। चलिए और देखो 3,6 3,9 और 6,9, और अब करते जाओ इनका उल्टा। एक बात सुनो, अगर कर्ली ब्रैसेस में कहीं लिखा है 1,2 बराबर 2,1, अगर इस तरीके से लिखा है ओपन ब्रैकेट में लिखा है तो ये तो सही है, ये गलत है। अगर 1,2 लिखा है ओपन ब्रैकेट में 2 का, ये अलग अलग है, इसको एक मत कर लेना, ठीक। अब इनके क्या करते हो, एक तरफ से उल्टे करते जाओ, तो क्या होगा 4,1 7,1 7,4, मतलब कहने की मीनिंग है, मैं बस आपको एक इसका कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, वो मैं नहीं चाहता आपके अंदर वो चीज़ आए। तो इतने ऑर्डर्ड पेयर बन गए, ये R1 में आ गए। अब कह रहे हैं भाई साहब R2 बताओ क्या है, देखना R2 भी यही आएगा निकल के। देखो क्या R2 क्या कह रहा है, R2 के अंदर भी 2 x और y हैं, जब भैया रिलेशन है तो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। कह रहे हैं x, y ऐसे है ना जो इस वाले सेट का सबसेट है, ये साइन क्या है, सबसेट का। अब समझना जरा ध्यान से, क्या कह रहे हैं, x और y ऐसे दो एलिमेंट है जो इसका क्या है, सबसेट है। मतलब x और y की ऐसी वैल्यू लेनी जो इसके अंदर होनी चाहिए पहले, जैसे सबसेट, अगर भूल गए तो बता दें, जैसे 1,2 है, इधर सबसेट ऑफ 1 2 3, मतलब इस सेट के एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। तो x और y ऐसे एलिमेंट्स लो जो इसके अंदर होने चाहिए। तो एक काम ना करो, क्या 1,4 नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, 1,4 इसके अंदर है भाई साहब, ठीक है। क्या हम लोग 4,7 नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, वो भी इसके अंदर है। क्या हम लोग 1,7 ले सकते हैं ना। तो ऐसे ही, और का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, ऐसे ही जब आप बनाते जाएंगे तो ये ही निकल के आ जाएंगे। तो समझ रहे हो ना, R2 के अंदर ऐसे आपको ऑर्डर्ड पेयर लेना है, x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है जो दोनों वैल्यू इस सेट के अंदर हों, मतलब ये इसका क्या है, सबसेट। यही तो कहना चाह रहा बस ये, ठीक है। अब बस ये बहुत से लोग जो मैथ्स की एकदम डीप में जाएंगे कि सर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आएगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा, उनकी बात ठीक है, क्योंकि जब कभी बात होती सेट सबसेट की तो सबसेट की इधर भी सेट होता है और इधर भी सेट होता है, और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से। तो माइंड कर जाते हैं बहुत से लोग कि सर यहाँ तो ये होगा, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बट आपको तो मैं ये समझा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे करके नहीं आओगे, मार्क्स काट लेंगे यार, उनको बाकायदा NCERT वाली लैंग्वेज चाहिए। बट मैं ये आपको एक लैंग्वेज समझा रहा था कि इसमें लिखा क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो ये जब सब आप निकालेंगे इन सब का तो यही निकल के आ जाएगा, तो R1 बराबर R2 हो जाएगा। बट अब ये कह रहे हैं भाई प्रूफ करो, तो पहले डस्टर दो, डस्टर हमारा बहुत जल्दी गायब हो जाता है। तो चलो देखो, मैं अब समझना, अब यह बकवासगिरी है इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती की इंग्लिश लिखनी है थोड़ी बहुत आपको बस, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे, कुछ नहीं पता है, सब कुछ बकवासगिरी है, ये मुझे सबसे गंदा लगता है मैथ में जो इंग्लिश में लिखना पड़ता है। कंसेप्ट समझो, वी नो दैट, अब हम जानते हैं, जानते कुछ नहीं, हम इसी से यूज़ करेंगे, हम
कि 1 4 7 2 5 8 and 3 6 9 are the sets which are the set which, बता दूंगा मैं क्या करूँ, पहले मैं कन्वर्ट कर लूँ, which contains the element in such manner that difference of any two number is divisible by 3। कह रहे भाई साहब हमने इन एलिमेंट्स में से ना 9 एलिमेंट थे, हमने 3 कहते सेट बना दिए हैं, और यही बनेंगे, चौथा सेट बना भी नहीं सकते आप। यही 3 सेट बनेंगे कि जिनके एलिमेंट्स को आपस में अगर हम डिफरेंस करें और वो डिवाइड बाई 3 हो जाएंगे। आप करके देख लो, चलो 1 से 4 गया -3 डिवाइड जा रहा है, 7 से 4 गया 3 डिवाइड जा रहा है, 8 से 5 गया 3 डिवाइड जा रहा है, 2 से 8 गया 6 डिवाइड जा रहा है। ठीक है, तो यही तो ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये ऐसे सेट्स के अंदर के एलिमेंट्स हैं जहाँ x माइनस बाई का डिफरेंस करें तो वो डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पक्की बात है। तो दीज सेट्स दीज सेट कंटेन्स इन R1, ये R1 में है, ये R1 में है, पक्की बात। और यही देखो, और यही जो हमारे पास सेट है यही किस में है, R2 में है। R1 के अंदर भी यही सेट है और R2 के अंदर भी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ R1 इज अ सबसेट ऑफ R2? अगर मैं आपसे कहूँ एक एलिमेंट है 1 और 2 और एक दूसरा है सेट 1 और 2, क्या ये इसका सबसेट नहीं है भैया? सिमिलरली R2 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ R1, क्योंकि R2 में भी यही है। और 11 क्लास में जब में जाना पड़ेगा सेट्स में, अगर A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, तो A इक्वल्स टू क्या होता था, B। ऐसा तभी तो होता था। R1 के सारे एलिमेंट R2 में है, R2 के सारे एलिमेंट R1 में, सो वी कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली R1 इज इक्वल्स टू R2। है ना बकवासगिरी, केवल लिखने का है, केवल कंसेप्ट क्या था समझने का, वो मैंने आपको एग्जांपल कि एक्चुअली में बोल क्या रहा है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये लैंग्वेज देख के डर जाते हैं, यार है क्या, ये कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं R2 के अंदर ऐसे 2 एलिमेंट है जो इनके अंदर घुसे पड़े हैं, सबसेट है इसके वो, तो बस हमने कर दिया ये इसके सबसेट। क्लियर है सिंपल, बट डराएंगे जरूर आपको। ये पहली बार में देख के लगे भाई तो बहुत टफ है सिंपल, लेकिन चलो ये तो सिंपल है यार। एग्जाम्पल 21 तो खैर सिंपल दे दिया लोगों ने, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक फंक्शन है f x2 बाई x डोमेन है, बाई कोडोमेन है, और रिलेशन डिफाइन किया गया है a, b f a बराबर f b। कह रहे हैं चेक करो, मतलब कंफर्म नहीं है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं, आपको चेक करना है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव मैंने क्या लेट किया कि अगर A कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है सेट X में, इसी में तो होगा, और अगर हम ये दिखा दें कि A, बिलोंग करता है उस रिलेशन में, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब एक बात सुनो, जब A, B है तो FA बराबर FB है, A, A है तो क्या होगा, FA बराबर FA यार, और FA बराबर FA तो होगा, नो डाउट इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव फॉर सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, एक ऑर्डर पेयर को लेट कर लेते हैं, A, B बिलोंग करता है उस रिलेशन में, और सॉल्व करके उनको ये बता दो कि B, A भी बिलोंग करता है उस रिलेशन में। ये चीज़ गिवन होती है और ये प्रूफ करना होता है, ठीक। अच्छा A, B गिवन है, A, B गिवन है, इसका मतलब क्या, FA बराबर FB। और यार बच्चों वाली बात कर रहे तो क्या FB बराबर FA नहीं होगा? जब FA बराबर FB ये तो गिवन है, आगे पीछे FB बराबर FA, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि B, A बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन, सो इट इज सिमेट्रिक। सिंपल था। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव इसमें क्या होता है, 2 लेट करते हैं। कह रहे हैं A, B बिलोंग करता है उस रिलेशन में, एंड B, C बिलोंग करता है उस रिलेशन में, देन A, C हमको चेक करना है। ये दोनों गिवन हैं,
तो जब a कॉमा बी बिलोंग करता है उस रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या गिवन है हमको, एफ ए बराबर एफ बी। और जब b कॉमा सी करता है, क्या गिवन है, एफ बी बराबर एफ सी। अब एक बात सुनो, एफ ए बराबर एफ बी है और एफ बी बराबर एफ सी है, तो क्या एफ ए बराबर एफ सी नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या, a कॉमा सी बिलोंग करता है उस रिलेशन में, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव भी है तो इसका मतलब क्या, इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन था ये हमारा पक्की बात है। अच्छा, इसका मीनिंग समझा दे तो चलो देखो यार, बहुत से खैर कि सर ये क्या कहना चाह रहा है, एफ ए बराबर एफ बी, मतलब क्या हुआ, एफ ए कोई एलिमेंट होगा, बी कोई एलिमेंट होगा, ये दोनों किसी एक से ही जाके मिले हैं। एफ ए अगर कहीं लिखा हुआ ना कि एफ ए बराबर 2, तो ए किससे मिला जाके, 2 से। तो कह रहे एफ ए बराबर है, मतलब ए अगर 2, मान लो सपोज मैंने 2 कर दिया, हमको रिलेशन दिया गया है कि एफ ए बराबर एफ बी, ए और बी दोनों ही 2 से मिले हैं, तो बी और ए भी 2 से मिले होंगे। तो इसी टाइप का था ये कंसेप्ट इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 22 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वन रिलेशन फंक्शन, वन फंक्शन, यही तो होगा ना। कह रहे हैं कि एक सेट है 1 2 3 का, अपने ही साथ कितने वन फंक्शन बन जाएंगे। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो, कहना क्या चाह रहा है। एक है सेट ये 1 2 3 और दूसरा सेट कौन सा है, ये भी 1 2 3 है, तो ये 1 1 है, बताओ जरा। एक तो ये बन गया, ऐसे ही एक ये बना लो, बन गया ये भी। ऐसे कब तक बनाओगे? तो कह रहे हो सकता है भैया यहाँ तो 3 एलिमेंट हैं, हो सकता है ज़्यादा हो, यस और नो। तो यहाँ पे 1 1 और ऑन टू का क्वेश्चन मिसलेनियस की एक्सरसाइज में, तो चलो मैं पहले 1 1 का एक फार्मूला से याद कर लो, अगर ये आ जाता है तो 99% बच्चे गलत करके आते हैं। 1 1 का फार्मूला क्या होता है, वो कहते हैं अगर p की वैल्यू q से ज़्यादा है तो 1 1 फंक्शन बनेंगे 0, बताऊँगा p और q क्या है। और अगर p की वैल्यू q के बराबर है या q से छोटी है, p की वैल्यू है, तो बनते हैं फैक्टोरियल q अपॉन फैक्टोरियल q माइनस p। ये है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का फॉर्मूला। अब समझो इसको, p जो है वो पहले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं p। p और q बता देता हूँ। p क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1। सेट 1 जो पहला सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे सपोज में एलिमेंट्स है 4, तो p की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक। और q क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट 2। अब ये कह रहे हैं p की वैल्यू अगर ज़्यादा है q से तो नंबर ऑफ वन फंक्शन 0। और सही बात है, जो कैसे, इसके अंदर तो है 1 2 3, इसके अंदर है 1 2, ऐसा 1 1 बनेगा ही नहीं, बना के देख लो। ये इसके साथ है, ये इसके साथ, अब ये खाली हो गया, लेकिन हमको फंक्शन बनाना है तो 1 1 नहीं बनेगा, तो 0 हो गया। अगर p की वैल्यू या तो बराबर है q के या छोटी है तो ये वाला फॉर्मूला। तो इस वाले केस में मैं बताऊँ कौन सी कंडीशन लगेगी। कह रहे हैं इटसेल्फ, तो बराबर है, a में भी 3 एलिमेंट है उसमें भी 3, तो p बराबर यहाँ पे क्या है, q बराबर है ना, कितनी वैल्यू वहाँ पे 3, यही तो है। तो भाई इस फॉर्मूले में 3 रख दो, फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो नीचे कितना है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो अल्टीमेटली क्या मिला 3 फैक्टोरियल, तो 3 6। तो कितने नंबर ऑफ वन फंक्शन बन जाएंगे, पक्की बात है ना। तो ये फार्मूले हैं, ये सुल्तान चंद की बुक में दिए गए हैं। एनसीईआरटी में यही मुझे थोड़ी सी जो कमी लगती है, पता है क्या, इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन, और ना उनका एग्जाम्पल है ना कंसेप्ट है, बस सीधे क्वेश्चन देते हैं ये लोग, बच्चे कहाँ से कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 22 तो हो गए थे। देखो मिसलेनियस के जितने भी एग्जाम्पल हैं या एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि और इतने लॉजिकल हैं, इसका बच्चे को मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन बोल के आ रहा है, मैं बता रहा हूँ 90% बालक ऐसे होंगे जिसको ये मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन बोल के आ रहा है, करना तो दूर की बात है। तो पहले इसका क्वेश्चन का मीनिंग समझो। कह रहे हैं कि एक सेट है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, सो दैट द नंबर ऑफ रिलेशन, पहले मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं
तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ रिलेशन का 2 की पावर PQ, यही तो होता था। P मतलब जो उस सेट में एलिमेंट थे, इस सेट में एलिमेंट्स कितने 3 और दूसरे वाले में कितने होंगे 3, क्योंकि जब दूसरा सेट नहीं बोला जाता तो उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो 2 की पावर 9 मतलब 512 रिलेशन बन जाएंगे इस सेट को लेके। आप जल्दी आप बैठ जाओ। इस सेट को लेके कितने रिलेशन बन जाएंगे 512। अब बहुत से बच्चे जानना चाहेंगे सर कैसे बन जाएंगे, देखो ऐसे 1 2 3 1 2 3, एक ये करेंट हो गया, रिलेशन हो गया। रिलेशन की कोई भी कंडीशन नहीं है, पीछे वाले मुंडी दाने, हाँ समझ आ रहा क्या ये एक रिलेशन हो गया, चलो छोड़ो, ठीक है। ऐसे ही 512 रिलेशन बन जाएंगे, ठीक है सर। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा रिलेशन बनाना है कि जिसके अंदर ये 2 एलिमेंट तो रखने ही रखने हैं, ये 2 एलिमेंट तो रखने ही रखने हैं। ऐसा रिलेशन आपको बनाना है जिसके अंदर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आए, इनको तो लेना ही लेना है। फिर कह रहे हैं और ऐसा होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। अब समझो, एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें ये 2 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए और जो वो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। अगर ऐसा है तो केवल ऐसे 3 रिलेशन बनेंगे, या आपको प्रूफ करना है। अगर ऐसा है तो केवल और केवल 3 रिलेशन बनेंगे, वो तीनों उनको बता दो। देखो कब कैसे एक रिलेशन बनाना है हमको, जो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। तो जैसे ही बोला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो आंख बंद करके 1, 1, 2, 2 और 3, लिख दो। भाई रिफ्लेक्सिव तो बनाना ही है। फिर कह रहे हैं ये 2 एलिमेंट तो होने ही चाहिए, तो आंख बंद करके भाई इनको तो लिख ही दो। क्या चमका, इनको तो लिख ही दो। अच्छा, इनको तो लिखना ही लिखना है, और कंडीशन क्या, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव भी हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो चलो देखते हैं। 2 पे ख़त्म हुआ है, स्टार्ट किस पे होगा 2 पे, तो भाई साहब 1, 3 होगा तभी तो ट्रांजिटिव होगा। तो एक रिलेशन बन गया ये एक ऐसा रिलेशन बन गया है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, और 1, 2 और 2, 3 इस रिलेशन के अंदर हैं। तो कह रहे हैं ऐसे 3 रिलेशन बनेंगे। तो ये मैंने कहा ये एक रिलेशन हो गया R1, ठीक है। अब मुझे दूसरा रिलेशन बनाना है R2। कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए भाई साहब, ठीक है। और 1, 2 और 2, 3 तो होने चाहिए। अब एक बात सुनो, ये होना चाहिए ट्रांजिटिव, तो 2 पे ख़त्म हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, 1, 3 तो होना ही चाहिए। अब ये तो सेम है, अब कुछ ऐड भी तो हम लोग करेंगे। अब एक बात सुनो, अब मैंने 1, 2 लिखा था, 1, 2 का उल्टा कर दो 2, 1। अब देखो ये R2, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। देखो कैसे, 2, 3 का उल्टा क्या होगा, क्या वो यहाँ पे है, सिमेट्रिक तो नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने 2, 1 ऐड किया, अब चेक कर लो ये हमारा ट्रांजिटिव है। देखो ख़त्म किस पे हो रहा है, स्टार्ट किस पे हो रहा है, तो 1, 1 होना चाहिए, 1 कॉमन हमारे पास है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है ये वाला रिलेशन, और ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या चमका। अब देखो R3 बनाते हैं, आँख बंद करके, रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए, ठीक है सर, और ये 2 एलिमेंट तो होने ही चाहिए। और जब 1, 2, 2, 3 और तो 1, 3 तो होगा ही होगा, पक्की बात है। अब 2, 1 है, अब एक बार लिख दो आप 3, 2, एक हमारा ये हो गया। लेकिन अब देखो ज़रा, अब सारे बच्चे समझेंगे, चेक करते हैं कि क्या हमारी बात बन रही है इससे या फिर नहीं बन रही। अब देखो ज़रा, ख़त्म किस पे हो रहा है भैया, चेक एक बार चेक कर लेते हैं। 3 पे ख़त्म हो रहा है, 3 पे स्टार्ट हो रहा है, 1, 2 इसमें है, हाँ जी 1, 2। एक काम और करो, अभी हमने 2, 1 जोड़ा था, 2, 1 भी ऐड कर सकते हैं। क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं है। 1, 3 का उल्टा क्या है, क्या 3, 1 इसमें। इन 3 के अलावा आप चौथा बना ही नहीं सकते, कोई चौथा रिलेशन आप नहीं बना सकते
जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक हो, और ये दो एलिमेंट्स हों। आप चेक कर सकते हैं। तो बस यही आपको दिखाना था इसमें कि 3 रिलेशन ही पॉसिबल हैं अगर आप इन एलिमेंट्स की बात करते हो। अब देखो मैं यार आपको इसमें एज अ टीचर भी बता रहा हूँ आपको कि ये जो हैं ये हिट एंड ट्रायल से ही होते हैं। आप कोई सी भी बुक पढ़ लो, कोई इनका फॉर्मूला ऐसा नहीं है। तो अब मैं ट्रिक बताता हूँ आपको क्या करना है। पहला देखो, ये तो लिखना ही था और ये तो लिखना ही था भाई साहब, ये एलिमेंट्स हैं। अब ख़त्म 2 पे हो रहा है, स्टार्ट 2 पे हो रहा है, 1,3 होगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो ये ऑर्डर पे थे इनका उल्टा लिख दो बस। 1,2 का उल्टा 2,1 और 2,3 का उल्टा, बस उल्टा लिख दो बस इनका, ख़त्म कलेस। तो ये 3 ही रिलेशन ऐसे बनेंगे और कोई चौथा रिलेशन आप नहीं बना। क्या आप क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए? हाँ, तो ये है। अब ये सब प्रैक्टिस से, और ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे एलिमेंट 4 होते, खैर इतना बड़ा देंगे नहीं आपको, ये सब हमको प्रैक्टिस से, हिट एंड ट्रायल से ही आता है। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना है इसमें कि ऐसा क्वेश्चन आए और सीधे आप नहीं, ये आपको खुद से लॉजिक लगाना है इसमें, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि 1,2 और 2,3 का उल्टा कर देना। अच्छा एक चीज़ और, बहुत से लोग सोचते हैं ये कि सर रिलेशन फंक्शन का क्या रियल लाइफ यूज़ होगा, हम कहाँ पढ़ेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से करने बैठते ना तो आपको लॉजिक लगाना पड़ता, आपको सोचना पड़ता कि यार कौन सा ऑर्डर पेयर लेके आना है, कौन सा हटाना है। तो जब कोई चीज़ आप सीखते हैं तो आपकी रीजनिंग पावर इम्प्रूव होती है। जैसे छोटी क्लासेस में पढ़े थे ना, वो 8th क्लास में पढ़ते टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, वो क्यों थे? एक लॉजिकल रीजनिंग के लिए थे। तो वो ही काम यहाँ पे कर रही है, ठीक है सर। आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा इस क्वेश्चन को। चलो हटा दे, अगला देखेंगे। हाँ बेटे देखिए भाई, सेम ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 24। क्या कह रहे हैं? सो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ अ सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1,2 2,1 स्टॉप। समझो एक सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। तो कह रहे हैं इन 3 एलिमेंट्स को लेके कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाते, पहले ये बताओ। तो मैंने आपको बताया था, जो वैली डायग्राम बनाया था, वैली ट्रायंगल्स लॉ, उसमें बताया गया था कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? 9, बट 5 होंगे। क्या होंगे? तो चलो जल्दी से बता देता हूँ ट्रायंगल क्या था। सबसे पहले 1 लिख दो, फिर उसके नीचे तो 1 लिख ही दो क्योंकि ये फर्स्ट था। अब 1 और 1 2 ऐड करो, क्या हुआ? 1 और 1 ऐड करो कितना हुआ? 2। अब ये एंड वाला 2 इसे यहाँ लिख दो। 2 में 1 ऐड करो कितना हुआ? 3। 3 में 2 ऐड करो 5। अब एंड वाला लिख दो 5। 5 में 2 ऐड करो 7 + 3 10 + 5। तो इसी तरीके से सीक्वेंस चलता जाएगा। तो 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे ये है। तो इसके सबसे एंड में क्या लिखा हुआ है? 5। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5 होंगे। अब 5 बना के आपको दिखाने देंगे, बट देखो रफली एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये किसी ने छोड़ दिया बना के 1,1 2,2 और 3,3। इन एलिमेंट्स को लेके एक जो ये रिलेशन है ना, ये इक्विवेलेंस है, ठीक है। ऐसे ही कई सारे बनेंगे, 5 बन जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उन 5 में से जिसमें 1,2 और 2,1 का यूज़ होगा, ऐसे केवल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? 2 ही होंगे, ठीक है। तो वो आपको दोनों बना के दिखा देने हैं। तो देखो पहला R1 में सी मैं दिखाता हूँ R1। अब ये तो इक्विवेलेंस हो गया, अब लेकिन इनका भी तो यूज़ करना है, 1,2 और 2,1, और ये हमारा इक्विवेलेंस बन गया। देखो कैसे ख़त्म किस पे हो रहा है, स्टार्ट किस पे हो रहा है? तो 1,1 इसके अंदर है और 1,2 का उल्टा 2,1 सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव। एक तो ये हो गया। R2 देखो जरा, ये सब है हिट एंड ट्रायल से ही आते, प्रैक्टिस से आ जाएंगे ये। अब एक और हमको बनाना है। अब देखो मैंने ऐसी लॉजिक लगाया, मैंने कहा यार इसमें 1,2 आ गया तो 2,1, ऐसे मैंने कहा चलो 1,3 लेते हैं। तो जैसे ही मैंने 1,3 लिया तो पक्की बात है 3,1 भी लेना पड़ेगा, यस और नो। अब यहीं पे आके चेक करो क्या बात हमारी बन गई या बात हमारी बिगड़ गई, यहाँ से आके चेक करो। अब देखो जरा, एंड में 3 है, एंड में 3 है, 3,1 इसमें है, 2 है और 2 है
ठीक है 1,3 3,1 का उल्टा हो गया 1,1 3 पे स्टार्ट हो रहा है और 3 पे 2 पे कौन सा ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है 2 पे। अच्छा तो मैंने क्या किया, एक बार 2,3 भी लिख दिया और 3 में सारे लिख दिए। अब एक बात सुनो, मैंने सारे लिख दिए, यूनिवर्सल रिलेशन ही लिख दिया, पक्की बात है ये इक्विवेलेंस तो होगा, आंख बंद करके आप बोल सकते हो। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो सिंपल चीज़ उस पर फॉलो करो, अगर तुम्हें लगा तो यूनिवर्सल रिलेशन ही लिख दो, सारे हमने छाप दिए इसमें। अब ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, और ये हमारे पास 1,2 2,1 का भी यूज़ हमने कर लिया, और ट्रांजिटिव है, आप किसी को भी लेके चेक कर सकते हो। ख़त्म किस पर, 3 पे स्टार्ट हो रहा है, 3 पे ख़त्म हो रहा है, तो क्या हुआ 1,2 1,2 हमारे पास अवेलेबल है, तो ये ट्रांजिटिव भी है हमारा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी। तो ये दो इक्विवेलेंस रिलेशन बन गए जिसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा तीसरा आप नहीं बना सकते। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा? हमने कुछ नहीं किया, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा तुम्हें, सोचना ही नहीं इसमें। तो ये तो 1 पे ख़त्म हो रहा है, अच्छा छोड़ो यार उसे, सही बात है, मैंने पहला ले लिया ख़त्म। ये 3 2,2 हमारे पास है। अब देखो ख़त्म स्टार्ट और ये 1,2 है, सारे अवेलेबल हैं, मतलब है ना, सारे अवेलेबल। तो ये हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। क्या चमका, इसके अलावा तीसरा आप नहीं बना पाओगे। तो भैया ये हिट एंड ट्रायल से ही होते हैं, इनके अंदर कोई पीछे लॉजिक नहीं है ऐसा कि हम आपको बताएं। जैसे उस वाले में था, इस वाले में एक ट्रिक बता सकता हूँ, जब कभी इक्विवेलेंस आए तो सारे रिलेशन लिख के आ जाओ, यूनिवर्सल लिख के आ जाओ, ख़त्म। तो वो पक्की बात है, जब यूनिवर्सल लिख दिया तो इक्विवेलेंस तो होगा। गॉट इट? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, बेगनेस से लग रहा हो भाई साहब क्या क्वेश्चन है ना, और पहले या तो जान लो 1 नंबर का ये, पहले तो ये जान लो, इससे ज़्यादा इज्जत ना दो। और कुछ नहीं है, कुछ इन्होंने लॉजिक नहीं लगाया। एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना, और एक आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, दो हम लोग पढ़े दोनों ही। अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी को उन्होंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया बस। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे, फंक्शन को एफ से पढ़ते आए थे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ये रहा, इसको मैं तो आपको फील कराने के लिए बता दूं, इन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा है, इसको ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो, एक ही बात है यार। और ये आइडेंटिटी फंक्शन ही तो है, जो पुट करोगे वही आंसर आ जाएगा। तो कह रहे हैं भाई साहब ये आपका सो दैट इज ऑन टू, ये प्रूव करना है कि ये ऑन टू है। भाई क्या राइटिंग लिखी है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। बन नहीं है ये फंक्शन, दिस इज ऑन टू बट दिस नॉट ऑन, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि ये प्रूव करो कि ऑन टू है, क्या है ये ऑन टू है। अब पहली बात तो देखो बहुत ही सिंपल है, बताए क्या, अगर आप यहाँ पे x की जगह क्या पुट करोगे, नेचुरल नंबर, और आंसर आएगा क्या, नेचुरल नंबर। तो अगर रफली समझाऊँ मैं आपको, इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 1 किससे कनेक्ट होगा, 1 से। अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे किससे कनेक्ट होगा, 1 से। 2 पुट करोगे किससे कनेक्ट होगा, 2 से। तो एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, सेट बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, ऑन टू तो है ये। लेकिन यार कह रहे प्रूफ करो, तो क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू n, किस में, कोडोमेन वाले में, सच दैट y इज इक्वल्स टू fx। अब fx को क्या हम लोग x लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, x की जगह क्या पुट कर देना है, y पुट कर देना है। अगर आप x की जगह y पुट करेंगे तो y तो आ जाएगा, तो जो लेट किया था वही हमारा आ गया, सो इट इज ऑन टू। ठीक है, ऐसे लिख के आ जाना। या फिर इतना अगर जो कमजोर वाला अगर उनको ये बात समझ नहीं आई तो भैया आप ये भी लिख के आ सकते हो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, इसको सेट ए रिप्रेजेंट कर दो, इसको सेट बी रिप्रेजेंट कर दो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हैव देयर प्रीइमेज, देयर। अब प्रीइमेज क्या होता है ये भी जान लो, 1 इज 1 से कनेक्ट है, तो ये वाला जो बने ना इज द इमेज ऑफ दिस, और 1 इज द प्री इमेज ऑफ दिस। मतलब चलो ये तो एक जैसे 2 कनेक्ट है मान लो 4 से,
तो 4 इज द इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज द प्री इमेज ऑफ 4। तो ये कह रहे हैं कि इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्री इमेज है, मतलब किसी ना किसी से कनेक्ट है, खाली एक भी नहीं है तो भी ऑन टू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन फिर ये आगे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आगे कि आइडेंटिटी फंक्शन आई एन प्लस आई, मतलब इन दोनों आइडेंटिटी फंक्शन को ऐड कर दिया है। जब फंक्शन ऐड होते हैं तो x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। सही बात है, दोनों आइडेंटिटी फंक्शन को ऐड कर दिया आपने, तो x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x हो गया। तो कह रहे हैं ये ऑन टू नहीं है, या इस पूरे को आपको समझाने के लिए मैं एफ एक्स बराबर 2x लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनो, इस x की जगह क्या पुट करोगे, नेचुरल नंबर, और जो भी पुट करोगे आंसर आएगा क्या, इवन नंबर, यस और नो। तो अगर आप इसकी इमेज बनाते हो इस तरीके से 1 2 3 4 डॉट 1 2 3 4 डॉट, अगर आपने 1 पुट किया क्या किससे कनेक्ट हुआ, 2 पुट किया किससे कनेक्ट हुआ, तो आप देख रहे हैं कि जितने ऑड नंबर्स हैं उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो एलिमेंट तो खाली हो गए ना। जब एलिमेंट्स खाली हो गए तो ये हमारा क्या है, ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे लिखना ऑल odd numbers from set B have no pre-image, so it is not onto। बस क्लियर है। चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, सुनो। कह रहे हैं एक फंक्शन है, उस फंक्शन का देखो डोमेन क्या है, 0 to π/2, मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू पुट कर सकते हैं और आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स, इसमें भी डोमेन वही है, और पुट करेंगे तो आंसर रियल नंबर आएगा, वो क्या है, कॉस एक्स। तो कह रहे हैं अलग अलग प्रूफ करो कि एफ एंड जी फंक्शन है ना वो 1 1 है, अलग अलग प्रूफ करो। चलो यार देखो, अगर मैं बात करता हूँ एफ एक्स फंक्शन की 0 to π/2, मैं बात करता हूँ इसकी। अब एक बात सुनो, आप कोई सी भी दो वैल्यूज, हम लोग करते क्या थे 1 1 में, कोई भी दो वैल्यू लेट करते थे ना, तो मैंने क्या किया, लेट की दो वैल्यू x1 एंड x2, दो वैल्यू लेट की इन दोनों में से। पक्की बात है कि वो दोनों वैल्यू बराबर तो होंगी नहीं, क्योंकि इनके बीच में दो वैल्यू लेट करनी है। सब आपने क्या, एक 30 डिग्री और एक आपने भैया लेट कर लिया 45 डिग्री, दोनों वैल्यू तो सेम नहीं लेनी ना, क्योंकि अगर दोनों वैल्यू सेम लोगे, जैसे आपने इधर भी 30 डिग्री लिया इधर भी 30 लिया, तो बात तो एक ही है ना, और वो कनेक्ट हो जाएगा दोनों 1/2 से, लेकिन है तो दोनों बराबर, तो 1 ही 1 रहेगा। तो दो वैल्यू अगर आपने अनइक्वल ली है तो ये पक्की बात है कि साइन x1 और साइन x2 कभी भी बराबर नहीं आएगा। 11th क्लास में जाना पड़ेगा चैप्टर 3 में, क्या कि अगर साइन 30 1/2 से कनेक्ट हो गया फिर साइन 30 किसी और से कनेक्ट नहीं होने वाला है। ऐसा मत सोचना कि साइन 30 किसी और से कनेक्ट हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो 1 1 तो ये है, और कंडीशन क्या, 0 से π/2 तक ही आपको वैल्यू लेनी है, क्योंकि आगे साइन के अंदर 1/2 वैल्यू और भी एंगल्स की होती हैं। जैसे सपोज आगे मैंने कहा मान लो कोई एक एंगल है n, उसकी वैल्यू 1/2 पे जरूर होगी, फिर आप कहोगे सर ये तो 1 1 नहीं है, सही बात है, बट यहाँ कंडीशन है 0 से π/2 के बीच में, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। सो इट इज 1 1, सो इट इज, हमने दो वैल्यू डिफरेंट ली और उनके जो आंसर आए वो भी क्या है, डिफरेंट आए ना भैया वो, तो ये दोनों अलग अलग होंगे पक्का। तो ये 1 1 है हमारा। अच्छा, फिर कहने अगर इनको ऐड कर दिया जाए, f प्लस जी एक्स, इनको ऐड कर दिया जाए, ये साइन एक्स प्लस कॉस है, कह रहे हैं ये 1 1 नहीं है। हाँ जी सही बात है, देखो कैसे कैसे 1 1 नहीं है। आप एक काम करो कि यहाँ पे 0 डिग्री हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो साइन 0 प्लस कॉस 0, आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि साइन 0 0 कॉस 0 1। अच्छा, एक बार आप यहाँ पे पुट करो 90 डिग्री, बोले तो π/2, तो साइन π/2 प्लस कॉस, आंसर कितना आ रहा है भाई साहब, 1 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, 0 और π/2 दोनों किससे कनेक्ट हो गए, क्या 1 1 है, तो इट इज़ नॉट 1 1। आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे भी लिख के, चलो डायरेक्टली लिख दो कि इट इज़ नॉट 1 1, बस ये डायग्राम जरूर बना के आ जाना, ठीक है सर। तो इसी के साथ सारे मिसलेनियस के एग्जाम्पल ख़त्म।